हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एनसीईआरटी सीरीज में आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज जो नया चैप्टर है वो है अणु, परमाणु और मोल। आज हम एक नए चैप्टर अणु, परमाणु और मोल के 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। जो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे उनका इस चैप्टर से कोई तरह का डाउट नहीं रहेगा और वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। इस चैप्टर में एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन जो है एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन बनाया गया है और एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। यहीं से जो है हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो पूरा इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि लाइन बाय लाइन जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है। और एनसीईआरटी के इस सीरीज में जितना भी वीडियो आपके लिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। जितना भी वीडियो होता है वो सारा इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग भी हमारे इस सीरीज को नहीं देखते हैं वो कृपया आप एक बार वीडियो ज़रूर देखें। आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि जितना भी वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी साबित होगा। चलिए वीडियो को बिना कुछ देर किए हुए आते हैं चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का है और क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। लिखा है प्राचीन भारतीय दार्शनिकों महर्षि कणाद, पगुधा, कात्यायनमा ने किसको परिभाषित करने का प्रयास किया। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय दार्शनिकों महर्षि कणाद, पगुधा, कात्यायनमा ने किसको परिभाषित करने का प्रयास किया। तो वे जो हैं परमाणु, ये परमाणु जो है ना उसको परिभाषित करने का प्रयास किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक संयोजन का नियम है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक संयोजन का नियम है। तो यहाँ पे देखेंगे जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो क्या है, रासायनिक संयोजन का नियम है। स्थिर अनुपात का नियम, ये भी जो है वो स्थिर अनुपात का नियम भी रासायनिक संयोजन का नियम है। लेकिन संवेग संरक्षण का नियम जो है वो रासायनिक संयोजन का नियम नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, आइए। लिखा हुआ है खाली जगह के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। किस अभिक्रिया में जो है वो ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो ये है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, ये तो नहीं होगा। दूसरा लिखा हुआ ऑप्शन द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा हुआ है द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेवोजियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया हुआ है लेवोजियर। तो यही जो है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन जो है इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी का पूरा जो सीरीज आपके लिए लाया जा रहा है वो पूरा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम के लिए इसको सबसे पहले देख सकते हैं, किसी और वीडियो को देखने से पहले आप इसको देखिए, बहुत ही फायदा होगा। पूरा एनसीईआरटी जो है वो एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होता है, इसे स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है, जिसे खाली जगह ने दिया था। किसने दिया था? मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्थिर अनुपात का नियम वो किसने दिया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है डाल्टन। तो डाल्टन जो है ये स्थिर अनुपात का नियम नहीं दिए थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो लिखा है जोसेफ प्रॉस्ट। जोसेफ प्रॉस्ट जो है ये साइंटिस्ट हैं, यही जो है वो क्या किए थे? स्थिर अनुपात के नियम को दिए थे। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए लिखा है, यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव खाली जगह होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे जल का बात करेंगे तो जल का फॉर्मूला जो होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और इसमें द्रव्यमान जो होता है वो किस अनुपात में होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये बताना है। तो आप देखिए हाइड्रोजन जो होता है वो कितना होता है? 2 होता है। तो 2 हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 1 होता है। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और अनुपात ले लेंगे। और उसी तरह से ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन जो है अकेला है और इसका द्रव्यमान संख्या एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा 2 और यहाँ आएगा 16। और अगर इसका रेशियो लेंगे, है ना, अनुपात लेंगे जिसको हम अनुपात बोलते हैं, तो 1:8 आएगा। मतलब एक अनुपात जो है 8 के रेशियो में ही हमेशा जो है वो वाटर बनता है, पानी बनता है, जल बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आ गए हम। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, लिखा है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना रहता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात अमोनिया में बताना है। सबसे पहले आप देखिए कि अमोनिया का फॉर्मूला जो होता है NH3 होता है। क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। अच्छा, नाइट्रोजन जो है 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो होता है 14। ठीक है ना, अनुपात लेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन 3 है और इसका द्रव्यमान, एक का द्रव्यमान संख्या जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से आ गया 3 और यहाँ से आ गया मेरा 14। तो इसका जो होगा वो 14:3, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, एकदम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप एक एक क्वेश्चन को जरूर देखिए, बहुत ही फायदा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, डाल्टन के अनुसार किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो क्या होता है? विभाज्य होता है? नहीं, ये विभाज्य नहीं होता है। डाल्टन के अनुसार ध्यान रखना है कि डाल्टन जो बोले थे वो बताए थे कि किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो होता है वो अविभाज्य होता है, मतलब उसे और टुकड़े में नहीं किया जा सकता। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है लिखा हुआ है, तत्वों के प्रतीक को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया?
तत्वों के प्रतीक को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बर्जीलियस, तो बर्जीलियस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है डाल्टन, तो सबसे पहले जो है वो तत्वों के प्रतीक के बारे में डाल्टन ने बताए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर हम 10 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्वों के प्रतीक को देने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया? ये बात जब आ जाएगा ना कि अक्षरों का किसने प्रयोग किया, तो ऑप्शन नंबर देखिए, फर्स्ट में लिखा हुआ है बॉयल, ये नहीं होगा। दूसरा लिखा है चार्ल्स, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है बर्जीलियस, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ऑप्शन जो है क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 11 नंबर लिखा है IUPAC का पूर्ण रूप क्या है? IUPAC का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है और यही इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक उसके लैटिन नाम से लिया गया? लैटिन नेम से लिया गया है ना। किस तत्व का प्रतीक जो है सिंबल है ना उसके लैटिन नेम से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है आयरन। आयरन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है इन सभी में से, जो ऑप्शन दिया गया उनमें से, जिसका प्रतीक जो होता है Fe होता है। जिसका प्रतीक जो होता है वो क्या होता है? उसका प्रतीक जो होता है वो Fe होता है, Fe होता है ना। ये इसके लैटिन नेम से लिया गया है ना, फेरम से लिया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, कैलियम किस तत्व का लैटिन नाम है? कैलियम जो है वो किस तत्व का लैटिन नाम है? तो सोडियम का नहीं होता है, सोडियम का नाइट्रियम होता है। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन जो नाम होता है कैलियम होता है, और कैलियम से ही जो है इसका प्रतीक के हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। कैलियम से आया हुआ ही जो के है उसी से हम उसका पोटेशियम का प्रतीक लिखते हैं के, ठीक है, के लिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है 1 AMU क्या होता है? 1 AMU इक्वल टू क्या होता है ना। तो 1 AMU जो होता है हाफ इंटू कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। फिर लिखा है 1/6 इंटू कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 1/12 इंटू कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, लिखा है 1 AMU का मान ग्राम में कितना होता है? 1 AMU का जो है वो मान ग्राम में कितना होता है? तो 1 AMU का जो मान होता है वो ग्राम में जो होता है वो फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर 24 ग्राम। ये 24 माइनस में होता तो ये आंसर सही होता, बट ये नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है वैसा ही है, बट 24 जो है माइनस में है, तो इसका मान जो होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। लिखा हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी? पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? सूक्ष्मतम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी?
उसको बोलते हैं क्या? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ देखिए तो अणु। अणु अणु तो नहीं कहते, ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणु तो नहीं होगा, वो सूक्ष्मतम नहीं होता, सबसे छोटा नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है परमाणु। परमाणु ही जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन लिखा है पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? अभी जो क्वेश्चन किए थे वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जिसको हम परमाणु कहते हैं, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, और वह जो होता है सूक्ष्मतम कण होता है, छोटा से छोटा कण होता है पदार्थ का, उसे हम अणु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये स्वतंत्र अवस्था की बात कर रहा है, ये स्वतंत्र अवस्था की बात कर रहा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर पे पहुंच चुके हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या आणविक द्रव्यमान कहलाती है? नहीं। परमाणुक द्रव्यमान कहलाती है? नहीं। परमाणुकता कहलाती है, जिसको एटॉमिसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है? सल्फर की जो है परमाणुकता वो कितनी होती है, एटॉमिसिटी कितनी होती है? तो सल्फर जो होता है S8 के फॉर्म में होता है, तो इसकी परमाणुकता कितनी है? 8। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक अणु है? कौन एक परमाणुक अणु है, मतलब वह जो है वो एक परमाणु के रूप में, एटॉमिसिटी उसका 1 होता है। देखिए हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम He के फॉर्म में होता है, He2 नहीं होता। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है ना। उसी तरह से देखेंगे तो सल्फर एसिड के फॉर्म में होता है और फास्फोरस P4 के फॉर्म में होता है। तो देखिए जिसमें परमाणुकता 1 है तो इसकी परमाणुकता कितनी है? 2। इसकी परमाणुकता कितनी है? 4। इसकी परमाणुकता कितनी है? 8। और इसकी परमाणुकता है 1। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीलियम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से है और क्या है। 21 लिखा है फास्फोरस के अणु में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? फास्फोरस के अणु में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? तो फास्फोरस अणु में अब भी जस्ट बताए प्रीवियस क्वेश्चन P4 होता है, और इसमें परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 4। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 22 नंबर पे पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, इन कणों को खाली जगह कहते हैं। धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, इन कणों को क्या कहते हैं? जैसे आप देखिए, अगर मान लेते हैं सोडियम की, तो सोडियम जो होता है वो Na+ के फॉर्म में होता है। क्लोरीन का बात करेंगे तो Cl- के फॉर्म में होता है। ये होता है धातु, ये होता है क्या? धातु। और ये होता है क्या? अधातु। अधातु, ठीक है। ये नॉन मेटल होता है, ये नॉन मेटल होता है, ये मेटल होता है। तो धातु और अधातु जो होता है आवेशित कणों से बना होता है। देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, तो इसको जो बोलते हैं ना, प्लस माइनस जो दिया हुआ है, इसको बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? आयन। इंग्लिश में भी आयन ही बोलते हैं, आयन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है क्लोरीन का परमाणु, एक मिनट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 35.5 यूनिफाइड होता है, 35.5 U। ठीक है ना, यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S कहलाता है, H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा उसका जो
रासायनिक फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होगा H2S होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो 25 है। 25 देखिए लिखा हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र हम कैसे बनाएंगे, देखिए मैग्नीशियम पे क्या होता है 2+ चार्ज, ठीक है ना, 2+ चार्ज। ये 2+ चार्ज मैग्नीशियम पे कैसे आया, एक नया वीडियो हम डालेंगे, उसमें आपको बता देंगे कि मैग्नीशियम पे 2+, सोडियम पे Na पॉजिटिव, ठीक है, एल्युमिनियम पे Al3 पॉजिटिव, ये कैसे आता है, ठीक है ना। आप अगर हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे, है ना, और हमारे चैनल से आने वाले लगातार जितने भी वीडियो अगर उसको आप देखेंगे तो आपको एक एक बात जो है वो सभी क्लियर रहेगा। लेकिन आप अचानक से एक वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं हो सकेगा। जो लंबे समय से लगातार वीडियो देखते हैं उनका सारा कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से Mg पे 2+ कैसे हुआ, तो Mg पे 2+ कैसे होता है वो बता देंगे। Mg 2+ यहाँ पे होता है, ठीक है ना। और क्लोरीन पे क्या होता है, Cl नेगेटिव होता है, Cl-1 होता है। तो इसका 2 यहाँ पे, इसका कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 लिखते हैं और एक दूसरे को एक्सचेंज करवाते हैं। मीन्स Mg जो है वो 1 से जुड़ जाएगा, तो Mg के बाद 1 हम लिखते नहीं जनरली, है ना। क्लोरीन का क्या हो जाएगा Cl2, तो MgCl2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर क्या है 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है लिखा है, सोडियम नाइट्रेट का सही सूत्र क्या है। सोडियम नाइट्रेट का सही सूत्र क्या है, तो देखिए सोडियम पे क्या होता है Na+ होता है ना। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव होता है, ठीक है। सोडियम पे क्या होता है Na+, नाइट्रेट पे क्या होता है NO3 नेगेटिव। तो ये होगा 1, ये होगा 1, एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे तो बनाएगा NaNO3। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी में NaNO3 लिखा हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है। आप देखिए कैल्शियम पे क्या होता है 2+ और हाइड्रोक्साइड पे क्या होता है OH नेगेटिव। तो इसका 2 और इसका 1 एक दूसरे से एक्सचेंज कराएंगे तो ये हो जाएगा Ca और ये हो जाएगा OH और ये दोनों में आएगा होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा हुआ है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर हो गया, 27 कंप्लीट हो गया। 28 लिखा हुआ है Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है, कितनी कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले देखिए आप कि एल्युमिनियम में कितना है 2, एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम में है 2, ठीक है। फिर देखिए सल्फर कितना है 3, सल्फर हो गया 3, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, तो 4 यहाँ पे और 3 यहाँ, 4 3 12 हो जाएगा, है ना। तो 4 3 12 मीन्स ऑक्सीजन जो हो गया वो कितना हो गया 12। आप देखिए 12 और 3 15 और 2 17, टोटल जो हो गया वो कितना हो गया 17। तो हो जाएगा परमाणुओं की संख्या कितनी 17। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 29 नंबर, लिखा हुआ है PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव में कितने परमाणु विद्यमान है। परमाणुओं की संख्या बताना है, कितने परमाणु विद्यमान है। आप देखिए फास्फोरस कितना है अकेला, फास्फोरस कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, नेगेटिव ऊपर में दिया उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल कितना हुआ, टोटल जो हुआ 4 और 1 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है। एक मोल में, ध्यान रखना है, एक मोल में कणों की संख्या अगर पूछे तो एक मोल में कणों की संख्या जो होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर प्लस में 23 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मोल में, फिर से पूछा एक मोल में जल के कितने अणु उपस्थित होंगे। एक मोल में अगर बोल दे तो बस उतना ही 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु उपस्थित होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखिए 32, क्वेश्चन नंबर 32। आप देखिए 32 नंबर क्या है। जल के एक मोल में कुल कितने परमाणु मौजूद हैं? जल के एक मोल में कुल कितने परमाणु मौजूद हैं? तो देखिए जल के एक मोल में कितने होंगे? एक मोल में जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, लेकिन जल की बात की जा रही है। तो देखिए जल के एक मोल में, तो जल का फॉर्मूला H2O होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन 1, कितना हो गया? टोटल 3। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। 3 गुने 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। अगर यहाँ पे बोलता अणु, जल के अणु में, तो यहाँ पे बस यही आंसर होता, इतना ही आंसर होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है परमाणु, तो परमाणु के लिए यहाँ पे लेना होगा एटोमिसिटी कितना होगा, वो उससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, जल के एक मोल में हाइड्रोजन के कुल कितने परमाणु उपस्थित हैं? जल के एक मोल में हाइड्रोजन के कुल कितने परमाणु मौजूद हैं? देखिए क्वेश्चन लिखा है, जल के एक मोल में हाइड्रोजन के कुल कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। तो अगर परमाणु की बात पूछे तो परमाणु जो होगा वो हाइड्रोजन में कितना होगा? H2 के फॉर्म में होता है, तो ये 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। लिखा है, एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वो परमाणविक द्रव्यमान कहा जाता है। क्या बोला जाता है? परमाणविक द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है क्या? 35, एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को क्या कहा जाता है? एक अणु में ध्यान रखना आपको, एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को क्या कहता है? तो उसको जो है वो आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। अणु में उपस्थित आणविक द्रव्यमान, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर आपको अणु और परमाणु से संबंधित चीजें अगर समझ में नहीं आया तो हमारा जो वीडियो अपलोड है अणु परमाणु चैप्टर वाला, आप उसको पूरा देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अणु किसको कहते हैं, परमाणु किसको कहते हैं, और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? जिंक का जो है वो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो जिंक का सिंबल होता है Zn और उसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 65 यूनिफाइड U होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना है? नाइट्रिक अम्ल है ना, तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3 है ना, तो इसका कितना होता है? तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 प्लस, यहाँ पे नाइट्रोजन का देखेंगे तो नाइट्रोजन एक अकेला है तो 14, और ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 16 होता है एक का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 16 या 48 हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। आप इसको देखिए कितना हो जाएगा? 8 4 12 और 1 13 का 3, और 4 और 1 5 और 1 6, 63 U। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आते हैं 38 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। एक मोल नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान कितना होगा? एक मोल नाइट्रिक अम्ल का जो है वो द्रव्यमान, वही नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 HNO3 है ना, HNO3 होता है। तो इसका जो अभी निकाले थे वो 63 ही आया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की तरफ। 39 देखिए, लिखा नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो अगर मोलर द्रव्यमान पूछे तो यू में बताना है। तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला तो अभी लिखे थे और उसका निकाले थे 63 आया था, बस इसका जो है वो मोलर द्रव्यमान पूछे तो ग्राम में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल का
नाइट्रिक अम्ल का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है? तो सूत्र इकाई द्रव्यमान जो होता है यूनिफाइड में होता है, यू में दिखाते हैं, तो 63 यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, बस आपको यूनिट पे विशेष ध्यान देना है। चलिए 41 को देखिए, लिखा हुआ है क्या? जल का ग्राम अणु परमाणु ग्राम अणु द्रव्यमान कितना होता है? जल का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना होता है? जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, है ना। अब देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता है परमाणु द्रव्यमान जो होता है 1 होता है, 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 × 1। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन अकेला है और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 2, ये हो जाएगा 18 ग्राम। आपको यूनिट पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। जब ग्राम अणु द्रव्यमान पूछे तो ग्राम में बताएंगे इसका आंसर, यूनिफाइड में नहीं बताएंगे, ठीक है। बस आपको ऑप्शन पे विशेष ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना है? कैल्शियम का जो है वो ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान अभी बताए कि ग्राम में हम बताते हैं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान तो ग्राम में, ठीक है। तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा? कैल्शियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कैल्शियम का होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या होता है 20 और इसका द्रव्यमान संख्या होता है 40, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 ग्राम। चलिए 42 हो गया, 43 पे आ गए हम लोग, 43 पे। चलिए, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन एक अवोगाद्रो संख्या को निरूपित करता है? अवोगाद्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर, है ना। तो एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो होता है 6.022 × 10⁻23, है ना। एक बोला, एक अवोगाड्रो संख्या, तो 1 से मल्टीप्लाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 जो है, किसी भी कण का मतलब यहाँ पे अणु और परमाणु से है, अणु या परमाणु का 1 मोल बराबर होता है। किसी भी कण का 1 मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो उस कण का ग्राम में द्रव्यमान के बराबर, उस कण का ग्राम में द्रव्यमान के बराबर, और ऑप्शन नंबर बी जो है 6.022 × 10⁻³ कणों की संख्या के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही, ऑप्शन नंबर बी भी सही, इस तरह से दोनों ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, लिखा हुआ है मीथेन का 1 मोल बराबर होगा, मीथेन का जो है वो 1 मोल बराबर होगा। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कार्बन का कितना होता है? कार्बन अकेला है तो 1 × कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन 4 है और हाइड्रोजन का होता है 1 का 1, तो हो गया 12 और प्लस में 4, 12 और 4 कितना हो गया? 16। 1 मोल का द्रव्यमान 16 ग्राम जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो होगा ए तो सही हो जाएगा, है ना। और 1 मोल मीथेन का 1 मोल बराबर होता है कितना? 6.022 × 10⁻23 मीथेन अणु के संख्या के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए भी सही, ऑप्शन नंबर बी भी सही, इस तरह से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 46 लिखा हुआ है क्या? कैल्शियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान कितना है? कैल्शियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान, अगर बात करें कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान का, तो कैल्शियम का होता है कितना? देखिए CaCl2 लिखा हुआ है, कैल्शियम का होता है कितना? 1 का होता है 40 और ये है अकेला तो 1 से मल्टीप्लाई, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 और ये है 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 70 और ये हो गया 40, 70 40 हो गया कितना? 7 4 11, ठीक है, 111, ये इतना हो जाएगा, ठीक है, 35.5 है ना, 35 दूनी 70 होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 71, 71 हो जाएगा ना, 71 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 111, ये कट जाएगा पॉइंट, 111 जो हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 47 क्या लिखा है? 52 ग्राम हीलियम
में मोलों की संख्या कितनी है? 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या निकालना है ना। आपको मोलों की संख्या निकालना है तो मोल की संख्या जो होता है वो किस तरीके से निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है तरीका, देखिए अगर ये 52 है, ये 52 ग्राम है, ये 52 ग्राम है, ठीक है। और हीलियम जो होता है, हीलियम का जो होता है वो 2 होता है, 4 होता है, ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है परमाणु संख्या, ये होता है द्रव्यमान संख्या। अगर द्रव्यमान संख्या से जो दिया गया जो यहाँ पे ग्राम में जो संख्या होता है, अगर उसको उसके द्रव्यमान संख्या से डिवाइड कर देंगे तो उसके मोलों की संख्या निकल जाता है, ठीक है। मतलब जो दिया गया द्रव्यमान होता है 100 और बटे द्रव्यमान संख्या से, दिए गए द्रव्यमान बटे द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो जो होता है वो क्या होता है, मोलों की संख्या निकल जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, दिए गए द्रव्यमान, क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, दिए गए द्रव्यमान बटे द्रव्यमान संख्या, मोल बराबर मोल की संख्या बराबर, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 48 क्या लिखा हुआ है, क्या 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम कणों की संख्या कितने मोल के बराबर होगी, है ना। हीलियम कणों की संख्या कितने मोल के बराबर होगी, तो इसमें जो लिखा हुआ है 12.044 इंटू 10⁻23, 10 क्या लिखा हुआ है 10⁻23, तो इसमें मोलों की संख्या निकालना है तो 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट गया, देखिए ये 2 बार में कट गया, तो मोलों की संख्या कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 लिखा हुआ है, मोल शब्द किसने दिया था, तो मोल शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है विलियम ऑस्टवाल्ड ने दिया था, विलियम ऑस्टवाल्ड ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर देखिए, लिखा है 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान कितना होगा, 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए N2 गैस का द्रव्यमान बोल रहा है, तो N2 सबसे पहले यहाँ पे क्या है N2 है और यहाँ पे बोल रहा है 0.5, तो 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, है ना। और N2 मीन्स यहाँ पे कितना होगा नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 14, तो 14 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 है ना, तो 14 × 2 मतलब 14 × 2, तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना 14, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.5 मोल नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो देखिए 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2 और नाइट्रोजन कितना अकेला है तो 14, 2 से कटेगा 7 बार में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 ग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है 3.011 इंटू 10⁻3n परमाणुओं की संख्या का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है ना। इसके परमाणुओं की संख्या का द्रव्यमान कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है। आप देखिए परमाणुओं की संख्या का द्रव्यमान कितना होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए हम कमेंट करके बताना है आपको, आंसर आपके लिए हम छोड़ के रखते हैं, देखते हैं आप बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, ठीक है। आप 52 नंबर क्वेश्चन को जो है ऐसा क्वेश्चन बहुत बता चुके हैं, इसलिए बार बार क्वेश्चन सेम डिस्कस करना ठीक नहीं है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को खुद ही कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, हम आप लोग का कमेंट चेक करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन ऐसा ही है N2 वाला, है ना, इसका आंसर कितना होगा आपको बताना, देखिए आप 53 भी देखिए, इसका आंसर कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 देखिए 54 क्या लिखा हुआ है, लिखा है 46 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 46 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी है, आपको 46 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या निकाल के बताना, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन को जो है आप खुद ही कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिलहाल मिलते हैं उसके बाद अगले वीडियो में, इस वीडियो को देखकर आप अपना कमेंट जरूर छोड़ें, आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। फिर ऐसे ही अगला वीडियो आपके सामने आएगा और नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा, बस आप वीडियो में बने रहें लगातार, ठीक है।
चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।